हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का पोइट्री सेशन का चैप्टर नंबर 6 जो कि द शोल्डर है, उसका आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए कर रहा है B1 का 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी निम्न प्रश्नों का जो उत्तर हमें देना है वो लघु में देना है। ठीक है, पहला इसका देखिए क्वेश्चन। पहला है कर रहा है इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी कि लेखक जो है, कवि जो है, क्या मृत्यु से भयभीत हैं। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि क्या कवि जो है मृत्यु से भयभीत हैं। तो इसका आंसर देखिए, करा है नो द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी कि नहीं, लेखक जो है, कवि जो है, वो मृत्यु से भयभीत नहीं है। बट लेकिन ही इज विलिंग टू डाई फॉर हिज कंट्री, लेकिन हमेशा वो अपने देश की खातिर जान देने को तत्पर रहते हैं। ठीक है, मृत्यु से भयभीत नहीं है, लेकिन अपने देश के लिए वो हमेशा जान देने को तत्पर रहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करा इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर। करा है इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, यदि वे सभी युद्ध में मारे जाते हैं। यहाँ पर सैनिक का बात चल रहा है। ठीक है, इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, यानी कि यदि वे सभी युद्ध में मारे जाते हैं। हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर, तो वे अपने आप को किस प्रकार याद रखना चाहेंगे, यानी कि लोग जो हैं उसको किस तरह याद रखेंगे। वो सैनिक जो है अपने आप को किस तरह से याद रखवाना चाहेंगे लोगों की नज़रों में, देश की नज़रों में, वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, करा इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, यदि वे सभी युद्ध में मारे जाते हैं। ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्डर हु नेवर फियर्ड डेथ। करा यदि वे सभी युद्ध में मारे जाते हैं, ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड, वे अपने आप को याद रखवाना चाहेंगे एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्डर, एक अविस्मरणीय योद्धा की तरह। हु नेवर फियर्ड डेथ, जो कभी मृत्यु से नहीं डरा। इस तरह से वे अपना याद रखवाना चाहेंगे। ठीक है, लोगों की नज़रों में, देश की नज़रों में, यदि वे युद्ध में मर जाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में करा हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड, यानी कि कुछ जो है विदेशी ज़मीन का टुकड़ा किस तरह से, कैसे जो है हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड, यानी कुछ विदेशी ज़मीन का टुकड़ा जो है हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, कैसे। तो इसका आंसर देखिए, करा सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड, यानी कि कुछ विदेशी ज़मीन का जो टुकड़ा है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट ही इज ए ट्रू सोल्डर ऑफ हिज कंट्री। हाँ, लेकिन वो जो योद्धा होना चाहिए, वो जो सैनिक होना चाहिए, वो अपने देश का सच्चा सैनिक होना चाहिए। ठीक है, सो वेर एवर हिज बॉडी इज ब्यूरीड, इसलिए इस प्रकार उसका जो उस सच्चे सैनिक का जो शरीर है उसको दफनाया जाएगा। इट विल बी ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर, तो जहाँ पर उस सच्चे सिपाही का शरीर दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, वो जो टुकड़ा है ज़मीन का उतना दूर का, वो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कुछ विदेशी ज़मीन का जो टुकड़ा है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का कैसे हो जाएगा। तो कुछ विदेशी ज़मीन का टुकड़ा है जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि द पोइट सेज दैट ही इज ए ट्रू सोल्डर, यानी कि कवि कहते हैं कि बशर्ते वो सैनिक जो होना चाहिए, एक सच्चा सिपाही होना चाहिए, और उस सैनिक का जो शरीर है जब वो वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो उसके शरीर को दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, तो ज़मीन का टुकड़ा कहाँ हो जाएगा, इंग्लैंड का वो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर था। चौथा देखिए,
चौथा कह रहा है इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, यानी कि इन दैट रिच अर्थ, यानी कि ये जो रिच मतलब होता है धनी जो धरती है, इस धनी धरती में ए रिचर डस्ट कंसील्ड, कंसील मतलब एक जो है रिचर डस्ट यानी कि धनी कण को दफनाया जाता है। वाट डज डस्ट स्टैंड फॉर, यहाँ पर उस डस्ट का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस धनी धरती में एक धनी कण को दफनाया जाता है, तो वो कण जो है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। तो इसका आंसर देखिए, करा इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, यानी इस धनी धरती में एक धनी कण को दफनाया जाता है। द स्पीकर फर्दर डिस्क्राइब हिज डेथ, यहाँ पर जो है कवि उसकी मृत्यु के बारे में वर्णन करता है आगे, ठीक है। बोलता है इफ़ ही डाइज ए ह्यूमन बॉडी, यदि एक जो मानव शरीर जो है, मानव जो है मर जाता है, हिज बॉडी विल बी बरीड इन द अर्थ, तो उस मानव का जो है शरीर को कहाँ पर दफनाया जाता है, तो धरती में दफनाया जाता है, ठीक है। डस्ट हेयर रिफर टू द रिमेन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, यहाँ पर डस्ट का मतलब कण का मतलब हुआ जो शरीर का जो उस मानवीय शरीर का जो अवशेष बच जाता है, बस उसका मतलब यही हुआ। बशर्ते वो शरीर जो है किसका होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वो शरीर जो है एक सच्चा सिपाही का होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का आप समरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में सिपाही के बारे में ही बातचीत है, ठीक है। तो उस देश का सच्चा सिपाही होना चाहिए, तो उसके शरीर को जब दफनाया जाएगा तो वह उसका जो अवशेष बचेगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं धनी कण होगा, ठीक है। इसका मतलब यही था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज, यानी कि इस वाक्यांश का मतलब क्या है। वाक्यांश क्या है, तो ए पल्स इन द इंटरनल माइंड, यानी कि आंतरिक जो मन में स्कंदन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, कह रहा है द फ्रेज ए पल्स इन इंटरनल माइंड मीन्स, यानी कि ये वाक्यांश जो है ये पल्स इन द इंटरनल माइंड, यानी कि आंतरिक मन में जो स्कंदन, ये जो वाक्यांश है इसका अर्थ क्या है, तो द मेमोरी ऑफ हिज कंट्री दैट रिमेन्स फॉर एवर इन द हार्ट ऑफ द पोइट। कह रहा है द मेमोरी ऑफ हिज कंट्री, यानी उसके जो देश है उसका याद जो है, दैट रिमेन्स फॉर एवर इन द हार्ट ऑफ द पोइट, यानी कि उसके देश का जो याद है वो कवि के दिलों में हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है, बचा रहेगा। दैट विल ऑलवेज बी बीटिंग फॉर इंग्लैंड, जो कि किसके लिए हमेशा धड़कता रहेगा कवि के दिलों में, तो अपने देश इंग्लैंड के लिए धड़कता रहेगा, ठीक है। तो इस फ्रेज का मतलब यही हुआ, ठीक है। उम्मीद है कि ये चैप्टर भी आप आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। धीरे धीरे हमारा पोइट्री सेक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। एग्ज़ाम से पहले करीब सारा क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।